गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में एक नया टॉपिक, उसी तंत्रिकीय नियंत्रण में, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में तंत्रिकीय प्रेरणाओं का उत्पादन कैसे होता है एवं उसका संवहन कैसे होता है। मतलब सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे सूचना जाती है, टच हमने किया। ये इन्फॉर्मेशन कैसे ब्रेन तक पहुंची, ये आप जानते हैं संवेदी तंत्रिका द्वारा पहुंचती है। लेकिन वो संवेदी तंत्रिका में ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है कि जिससे वह सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इसको पढ़ने के लिए हमें आज 3 बातों को अच्छी तरीके से रट लेना है, जान लेना है, तभी आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी। एक्सान के भीतर तथा बाहर के तरल का रासायनिक संयोजन हमें समझना है। एक आप जानते हैं कोई भी सूचना का जो प्रसारण होता है वो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। अगर हम इसको मान लें कि ये तंत्रिका कोशिका है, याद हो, इसको हम पूरा ये लंबा सा जो पार्ट है, सबसे बड़ी जो शाखा डेंड्रान की होती है उसे एक्सान नाम देते हैं, यानी ये मोटा एक्सान है, ये डेंड्रान हो जाएगा, फिर इससे डेंड्राइट्स हो जाएंगे और ये साइटान हो जाएगा। ठीक है, एक सेल है, एक कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका। एक्सान की जो लेयर होगी इसका नाम है एक्सोलेमा। इसका नाम क्या है? एक्सोलेमा। एक्सान के अंदर का तरल पदार्थ एक्सोप्लाज्म कहलाएगा, एक्सोप्लाज्म। और बाहर जो तरल पदार्थ होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह देंगे। बाह्य कोशिकीय तरल, यानी कोशिका के बाहर का जो तरल पदार्थ है, ECF शार्ट में बोलते हैं, ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, यानी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, Na+ और क्लोराइड आयन। जो अंदर एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म एक्सान के अंदर का तरल पदार्थ एक्सोप्लाज्म है, यहाँ पर पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा होगी अंदर की साइड में, और कुछ ऋणात्मक प्रोटीन भी होंगी, ऋणात्मक अमीनो अम्ल होंगे या ऋणात्मक प्रोटीन होंगी। और कहाँ पर? एक्सोप्लाज्म में। और ऋणात्मक प्रोटीन और कुछ दिया गया है फास्फेट आयन PO4 3- और कुछ ऋणात्मक प्रोटीन पाई जाएंगी, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन बाहर भी पाए जा रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन अंदर भी पाए जा रहे हैं, और जिससे इसकी परासरणीयता बनी हुई है। परासरणीयता के बारे में हमने बताया था, किसी भी द्रव में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या उसकी परासरणीयता निर्धारित करती है। अगर तन विलयन है तो जल तेजी से परासरित होगा, यानी तेजी से बाहर निकलेगा। कहा जाएगा कि जो परासरणीयता का मतलब एक प्रकार से उसमें कितने विलेय पदार्थ उपस्थित हैं उसकी मात्रा निर्धारित होती है। कि जैसे परासरणीयता, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा यानी विलयन गाढ़ा है, कहा जाएगा उसकी परासरणीयता अधिक है। और अगर विलयन जो है कम गाढ़ा है तो कहा जाएगा उसकी परासरणीयता क्या है? कम है। और नॉर्मल जो परासरणीयता होती है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अगर बाह्य कोशिकीय तरल की परासरणीयता अधिक है, ध्यान दो, अगर बाह्य कोशिकीय तरल की परासरणीयता अगर अधिक है, यानी ये ज्यादा गाढ़ा है, तो एक्सोप्लाज्म से जल बाहर निकल जाएगा और जो कोशिका होगी वो सिकुड़ जाएगी। और अगर अंदर के तरल की, यानी एक्सोप्लाज्म के तरल की परासरणीयता अगर अधिक है तो बाहर से जल अंदर आ जाएगा और कोशिका फूल जाएगी और फूल करके फट जाएगी।
इस प्रकार हमें परासरणीयता मेंटेन करना भी जरूरी है और नर्व इम्पल्स तंत्रिकाओं की प्रेरणाओं का सूचनाओं का संवहन भी जरूरी होता है। तो ये इसकी परासरणीयता हो गई और एग्जाम के भीतर और बाहर तरल का रासायनिक संयोजन क्या है हमने आपको बता दिया कि बाहर Na+ Cl- आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाएंगे, अंदर की तरफ K+ आयन फास्फेट आयन और सम अमीनो एसिड होंगे, ऋणात्मक अमीनो एसिड होंगे जो कि अंदर पाए जाएंगे। ये हो गया इसका रासायनिक संयोजन। एक्सोप्लाज्म की पारगम्यता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप फिर बताओगे कि जो एक्सोलेमा की दीवार होती है, ये एक्सोलेमा की दीवार है, वॉल मेम्ब्रेन है, इस पर चैनल प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रॉबर्टसन मॉडल या सिंगर निकल्सन मॉडल पढ़े होंगे तो उसमें हमने बताया था चैनल प्रोटीन, नेटवर्क प्रोटीन पाई जाती है। तो उसमें एक चैनल प्रोटीन था और चैनल प्रोटीन में प्रोटीन होंगी ऐसे, और ये प्रोटीन निष्क्रिय रूप से आयनों के आवागमन में भाग लेती हैं। आयन अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? चैनल प्रोटीन के द्वारा ये आते जाते हैं। क्या होता है, इसकी जो दीवार होती है वो सोडियम आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। ध्यान दो, एक्सोलेमा की दीवार सोडियम आयनों के लिए कम पारगम्य होती है, अतः सोडियम आयन बाहर से अंदर नहीं आ पाते हैं उतनी तेजी से, धीरे धीरे आते हैं, तेजी से नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो एक्सोलेमा की दीवार है ये पोटेशियम आयनों के लिए बहुत ज्यादा पारगम्य होती है। एक्सोलेमा की दीवार किसके लिए ज्यादा पारगम्य होती है? पोटेशियम आयनों के लिए ज्यादा पारगम्य होती है। अतः ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहां पर आ जाते हैं? तंत्रिका कोशिका के एक्सान में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि K+ के लिए इनकी जो पारगम्यता है वो क्या होती है? चैनल प्रोटीन पूरी खुली रहती हैं, और जब चैनल प्रोटीन पूरी खुली रहेंगी तो जो K+ आयन हैं वे अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। यानी एक्सोलेमा सोडियम आयनों के लिए कम पारगम्य और पोटेशियम आयनों के लिए अधिक पारगम्य होती है। ये हमने समझाया आपको एक्सोलेमा की पारगम्यता। विश्राम या सुप्त कला विभव या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? ध्यान दो, जब हमने कहा कि सोडियम आयनों के लिए चैनल खुली, सोडियम आयनों के लिए चैनल बंद, तो पोटेशियम आयन अंदर भर जाते हैं, यानी धनात्मक चार्ज अंदर बहुत ज्यादा संख्या में आ जाता है। सोडियम आयन अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में धनात्मक आयन Na+ होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो बाहर की तरफ प्लस चार्ज अधिक मात्रा में, और जो पोटेशियम आयन है वो उसके लिए पारगम्यता ज्यादा होती है, मतलब वो कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारा यही कहने का मतलब हुआ कि वो सोडियम पोटेशियम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जो सोडियम आयन है ये अंदर नहीं आ पाते हैं। तो जब ये अंदर नहीं आ पाएंगे तो बाहर की तरफ सोडियम आयनों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम नमक लगातार खा रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, कोशिका के अंदर सोडियम आयन नहीं घुस पाएंगे। अब क्या होगा? जो अंदर पोटेशियम आयन है इसके लिए चैनल खुली हैं, इसका मतलब पोटेशियम आयन तेजी से बाहर निकल जाएंगे। K+, यानी इधर भी K+। एक तो सोडियम आयन बाहर प्लस के रूप में पहले से ही था, पोटेशियम आयन और आ गया, अब डबल प्लस चार्ज हो गया, यानी ज्यादा धनात्मक आयनों की संख्या कहां पर हो गई? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो गई, और अंदर की तरफ ऋणात्मक आयनों की संख्या ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम आयन अंदर थे वो कहां चले गए? बाहर। अब अंदर क्या बचा? फास्फेट आयन, PO4-, ऋणात्मक प्रोटीन बची। तो ऋणात्मक प्रोटीन और फास्फेट आयनों की मात्रा अंदर ज्यादा हो गई। हम कह सकते हैं ऋणात्मक आयनों की मात्रा अंदर ज्यादा हो गई।
तो अब ऋणात्मक आयनों की मात्रा अंदर ज़्यादा हो गई, बाहर धनात्मक आयनों की संख्या ज़्यादा हो गई। इस विपरीत विद्युत आवेश के कारण एक पोटेंशियल विभव उत्पन्न होता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब ये विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापा गया तो अंदर की साइड में देखा गया कि ये -70 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और इसी जो विपरीत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, इसी को हम कहते हैं विश्राम कला विभव या सुप्त कला विभव। इसको मेंटेन करने का काम सोडियम और पोटेशियम पंप भी करते हैं, जो एक बार में 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। इसको मेंटेन बनाए रखने का काम करता है, यही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। जितना इसको समझे रहोगे उतना तंत्रिका का प्रसार यानी सूचनाओं का प्रसार कैसे होता है वो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।